LIC, पोस्ट ऑफिस और सिक्योरिटी बॉन्ड ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे LIC की सबसे बेस्ट स्कीम, जिस पर इन्वेस्टमेंट करने से पूरी जिंदगी आप हर महीने 25,000 रुपए फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप 25,000 से ज्यादा भी इस स्कीम से प्राप्त कर सकते हैं। बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू जीवन शांति योजना LIC की एक नई योजना है जिसके तहत आप इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आजीवन पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC की न्यू जीवन शांति प्लान में 30 से 79 साल की उम्र के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। LIC की इस स्कीम में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ और डेफर्ड एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ। आसान शब्दों में LIC न्यू जीवन शांति योजना आप सिंगल या फिर ज्वाइंट लाइफ दोनों में खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अगर आप न्यू जीवन शांति योजना में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका डेफर्ड पीरियड 5 साल है, डेफर्ड पीरियड मतलब आप 5 साल के लिए अपना पैसा LIC में रखते हैं, तो 6वें साल में आजीवन आपको 8,600 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। और अगर आप 10 लाख का डेफर्ड पीरियड 12 साल तक रखते हैं तो आप हर महीने 12,200 रुपए पेंशन के रूप में आजीवन प्राप्त करेंगे। और अगर आपको अगले साल से ही पेंशन चाहिए तो आप 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,900 पेंशन आजीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप 12 साल तक का ही डेफर्ड पीरियड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इस योजना में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू जीवन शांति योजना उनके लिए बेस्ट है जिसके पास लमसम अमाउंट है और वह चाहता है कि वह इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि उसको मंथली इनकम जनरेट हो और उसका पैसा सुरक्षित रहे। ये स्कीम उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो पेंशन आ गए हैं और अपना रिटायरमेंट का पैसा सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप रिटायरमेंट आ गए हैं और आपके पास 30 लाख या उससे अधिक रिटायरमेंट का पैसा है तो आप इस स्कीम के साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी स्कीम मानी जाती है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसको हम पेंशन टाइप स्कीम भी बोल सकते हैं क्योंकि इस स्कीम से आपको हर महीने फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। MIS में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना होता है 5 साल के लिए और साथ ही साथ आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलना होता है। MIS का जो रिटर्न है वो हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाता है। MIS अकाउंट आप सिंगल या फिर ज्वाइंट में खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट में मिनिमम आप 1,000 रुपए और मैक्सिमम आप 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ज्वाइंट अकाउंट में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर माता पिता अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं तो आप MIS में मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने मिलेंगे 5,550 रुपए। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9,250 रुपए और अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे 18,750 रुपए। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट में आपको 7.4% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है जो कि हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है। और अगर आप मंथली रिटर्न को पोस्ट ऑफिस RD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में आपको मिलेगा 13,40,000 का फिक्स्ड रिटर्न। और अब बात करते हैं तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.05% है जो कि गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से ज्यादा है। इसमें आप मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस की जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें ऑनलाइन कोई भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड MIS या फिर LIC की न्यू जीवन शांति योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना रिटर्न निकाल पाएंगे। चलिए हम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अब मैंने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों बोला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट में आप मैक्सिमम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें करेंगे? RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के अंदर। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.05% है ईयरली बेसिस और आपको जो इसका टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 16,90,500 7 साल के अंदर। अब आपको करना क्या है,
तो करना ये है कि आपको जो हाफ ईयरली रिटर्न मिलेगा इसका 1,20,750, मतलब इसका जो रिटर्न मिलता है हाफ ईयरली बेसिस मिलता है। MIS में क्या होता है, मंथली बेसिस मिलता है। तो इसका जो हाफ ईयरली बेसिस रिटर्न मिलेगा आपको, इसी रिटर्न को आपने MIS में डाल देना है। मैंने क्या किया है, इसको जो आपको रिटर्न मिल रहा है हाफ ईयरली रिटर्न, आपने इसका MIS अकाउंट खोल देना है। तो मैंने 14 MIS अकाउंट खोल दिए हैं। जैसे ही मुझे पहला हाफ ईयरली रिटर्न मिला, मैंने क्या किया, इसका MIS अकाउंट खोल दिया। तो MIS अकाउंट कितने का खोला, 1,20,750 रुपीज का मैंने MIS अकाउंट खोल दिया। अब इसका जो आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है 750 रुपीज मिल रहा है। टोटल आपको कितना मिल रहा है, 44,677 रुपीज आपको टोटल मिल रहा है। और आप इसी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, अगर आप SIP में डाल देते हैं, SIP में अगर डाल देते हैं तो आपको मिलता है 5 साल के बाद में 49,114 रुपीज। टोटल आपको एक हाफ ईयरली रिटर्न का जो पैसा मिलता है 2,14,541 रुपीज। मतलब कि आप जैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल के बाद में आपको हर 6 महीने में 2,14,541 रुपीज मिलेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 60,03,574 रुपीज आपको टोटल रिटर्न मिलेगा। तो आपका पहली बात तो 30 लाख तो आपका हट गया, और आपको मिल रहा है रिटर्न, मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है। केवल प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे तो 30,03,574 रुपीज मिलेंगे। और वीडियो मैंने कहा है 1.5 करोड़ रुपए आपको इस स्ट्रेटेजी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको इसी प्रोसेस को एक बार फिर दोहराना पड़ेगा। मतलब आपको जो अमाउंट है ये 14 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कि पहला आपने 7 साल के लिए कर लिया था, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक और बात 7 साल के लिए करना पड़ेगा। और SIP में अगर हम बोलते हैं कि SIP में क्या होता है, SIP में तो हम 20-20, 30-30 साल के लिए रखते हैं पैसे को, तब जाकर 1 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट होता है। इसमें तो आपको 14 ईयर्स के लिए रखना है, और आपको कितना मिल रहा है, 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। और सबसे मेन चीज है, ये 100% रिस्क फ्री है। भाई ये 100% रिस्क फ्री इसलिए है कि सीधा का सीधा आपका जो पैसा है आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप 1.5 करोड़ रुपए पैसा कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। अटल पेंशन योजना से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग। खाता धारकों की संख्या 7 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें से महिलाएं 47% हैं। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को उनकी जमा राशि के आधार पर न्यूनतम 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी जाती है। चलिए जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है। 18 से 40 साल के भारतीय नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में 60 साल की उम्र पार करने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अटल पेंशन योजना में 1,000 से लेके 5,000 महीने की पेंशन का विकल्प आप चुन सकते हैं। इसके लिए आपको डाकघर या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना जरूरी है। अगर आप 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू करना चाहते हैं, 1,000 पेंशन के लिए हर महीना आपको मात्र 42 रुपए जमा करने होंगे। 2,000 की पेंशन के लिए 84 रुपए, 3,000 की पेंशन के लिए 126 रुपए, 4,000 की पेंशन के लिए 168 रुपए और 5,000 की पेंशन के लिए आपको 210 रुपए जमा करने होंगे। आप इस योजना में जितना देरी से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम पे करना होगा। जैसे कि अगर आप 40 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में जुड़ते हैं तो आपको 5,000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको महीने में 1,454 रुपए जमा करना होगा। इसलिए आप जितनी जल्दी इस योजना में जुड़ेंगे उतना ही कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। भारत सरकार अटल पेंशन योजना में पात्र ग्राहकों के लिए कुल योजना का 50% या फिर 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो 5 वर्ष तक प्रदान करती है। यह योजना केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं और किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन साथी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है या फिर नॉमिनी को खाता धारक की 60 साल तक की जमा की गई राशि मिल जाती है। यदि अटल पेंशन योजना का धारक 60 वर्ष की आयु से पहले निधन कर जाता है तो उसकी पत्नी के पास खाते में शेष अवधि तक योगदान जारी रखने का विकल्प होता है जब तक मृतक 60 वर्ष का नहीं हो जाता। मतलब पत्नी को तब तक प्रीमियम भरना है जब तक कि मृतक पति की 60 साल की आयु नहीं हो जाती। उसके बाद पत्नी को मृतक सदस्य के बराबर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है जब तक कि उसकी खुद की मृत्यु नहीं हो जाती। यदि पत्नी मौजूद नहीं है तो नॉमिनी को 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पूरी राशि मिल जाती है। यह मान के चलिए अगर पति पत्नी दोनों इस योजना में निवेश करते हैं तो वे 10,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
और साथ ही साथ 2,000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने से कुल मिलाकर 60 साल की उम्र में पति पत्नी 12,000 तक की पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खुलवा लें। इसके बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे? एक तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक का सेविंग अकाउंट नंबर। आप ऑनलाइन भी अटल पेंशन योजना में खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको प्रीमियम की राशि तय करनी होगी। इसके अनुसार ही 60 साल बाद की पेंशन तय होगी। प्रीमियम की राशि तय करने के बाद हर महीने आपके अकाउंट से यह राशि कटनी शुरू हो जाएगी। कौन लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं है? जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। अगर अटल पेंशन योजना में आप जुड़ते हैं और बाद में पता चलता है कि आप पहले टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और आपकी जमा की गई राशि आपको लौटा दी जाएगी। देखिए, गरीबों के लिए पेंशन योजना खोल के सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे ऐसे लोगों को हम इस योजना के बारे में अवगत कराएं। और अगर आप वाकई में गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो डोनेशन के बदले आप किसी भी गरीब का इस योजना में अकाउंट खुलवा के मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे कि RBI बॉन्ड, MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, PPF, NSC, किसान विकास पत्र के बाद में दूसरा विकल्प आता है म्यूचुअल फंड का। इसमें आप लो रिस्क पर हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, और साथ ही साथ जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। और बात करेंगे म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी सैलरी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं। फायदा क्या है? इसमें एक साथ बड़ी राशि निवेश करने की जरूरत नहीं होती, साथ ही इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब ये क्या बवाल है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी रणनीति है जो म्यूचुअल फंड SIP में यूज की जाती है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, चाहे बाजार का भाव जो भी हो। इसमें आप जब कीमत कम होती है तो ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब कीमत ज्यादा होती है तो कम यूनिट खरीदते हैं। इस तरह आपके निवेश की औसत लागत कम हो जाती है और बाजार की उतार चढ़ाव का प्रभाव कम पड़ता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं। पहले महीने में NAV नेट एसेट वैल्यू जो है 50 रुपए है, तो आप 20 यूनिट खरीदते हैं, मतलब 1,000 डिवाइड बाई 50। दूसरे मंथ में NAV 40 हो जाती है तो आप 25 यूनिट खरीदते हैं, 1,000 डिवाइड बाई 40, मतलब आप 25 यूनिट खरीदते हैं। तीसरे महीने में NAV नेट एसेट वैल्यू जो है 60 रुपीज हो जाती है तो आप 16.67 यूनिट खरीदते हैं, 1000 डिवाइड बाई 60, मतलब 16.67 यूनिट आप खरीद पा रहे हैं। इन तीनों महीने में आपने कुल 3,000 रुपए निवेश किए और 61.67 यूनिट खरीदी। प्रति यूनिट औसत लागत 48.65 है, जो इस अवधि के उच्चतम NAV जो है 60 रुपीज है उससे कम है। प्रेजेंट NAV 60 रुपीज चल रही है और आपकी एवरेज NAV बन जाती है 48.65 रुपीज, यानी कि आप 11.35 पर यूनिट फायदे में चल रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं वो आपको मिल रहा है 61.67 यूनिट्स इंटू 11.35। आपको 3 महीने में जो प्रॉफिट मिल रहा है 700 रुपए। 3,000 के निवेश पर आपको 700 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना नियमित रूप से निवेश करने में मदद करता है। अब बात करते हैं लमसम निवेश की। इसमें आप एक बार में बड़ी राशि निवेश करते हैं। अगर आप सही समय पे यानी कि बाजार के निचले स्तर पर निवेश करते हैं तो आपकी निवेश की वृद्धि तेजी से हो सकती है। लमसम का फायदा यह है कि बड़ी राशि होने पर आप बाजार की बढ़त का पूरा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग सही होना चाहिए। आप छोटा छोटा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खासकर तब जब बाजार का भाव NAV कम हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी फंड की NAV 50 रुपए से घटकर 40 रुपए हो जाती है तो आप तुरंत 10,000 रुपए का छोटा इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह अगर NAV
50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाती है तो आप निवेश करने से बचें। इसके बजाय अगर NAV 50 रुपए से घट के 30 रुपए फिर हो जाती है तो आप तुरंत 10,000 की छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस रणनीति से आप निवेश तब करेंगे जब NAV कम हो, जिससे आपको अधिक यूनिट मिलेगी और कुल लागत कम रहेगी। इस तरह का रणनीतिक निवेश आपको बाजार के उतार चढ़ाव से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार छोटे छोटे लमसम निवेश से आप बेहतर लाभ के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। SIP या फिर लमसम कौन बेहतर है? तो अब सवाल उठता है कि SIP और लमसम में कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये पूरी तरह आपकी आर्थिक स्थिति और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मार्केट टाइमिंग, अगर बाजार नीचे है और आपके पास बड़ी रकम है तो लमसम से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन बाजार का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। सुविधा क्या है? अगर आपके पास बड़ी राशि नहीं है तो SIP एक अच्छा विकल्प है, जिससे आप छोटे छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी मदद करेगा और आपको लॉस में नहीं जाने देगा। अगर हम रिस्क की बात करें, लमसम निवेश तब जोखिम भरा हो सकता है जब बाजार गिर रहा हो, जबकि SIP में ऐसा नहीं है। इसमें जब बाजार गिर रहा है तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब बाजार बढ़ रहा है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं। इसमें आप हमेशा प्रॉफिट पर ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूं कि कैसे आपको SIP और लमसम में निवेश करना है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे NAV घटी है, मैंने लमसम में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए हैं और साथ ही साथ SIP में भी इन्वेस्टमेंट किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में आपको SIP और लमसम का स्टेटस दिखाऊंगा, वाकई में ये स्ट्रेटेजी काम आती है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए क्या सही है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं बिना मार्केट टाइमिंग की चिंता किए, तो SIP आपके लिए सही है। इसमें आप लो रिस्क पे हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी राशि है और आप मानते हैं कि बाजार आपके पक्ष में है, तो लमसम निवेश से आपको तेजी से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बस याद रहे, इसमें जोखिम ज्यादा है। SIP और लमसम दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सही विकल्प चुनना आपकी आर्थिक स्थिति, रिस्क उठाने की क्षमता और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SBI PSU फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको लो रिस्क में हाई रिटर्न मिल जाएगा। और निवेश करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए आप निवेश करें। अपनी निवेश अवधि तय करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सबसे पहले ये तय कर लें कि आप कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जबकि कम समय के लिए डेब्ट फंड बेहतर हो सकते हैं। निवेश की अवधि के अनुसार फंड का चुनाव करें। रिस्क सहन करने की क्षमता, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। मतलब 5 से 10 साल का जो परफॉर्मेंस है आप उसको चेक करें, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। एक्सपेंस रेशियो को समझें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय एक्सपेंस रेशियो को नजरअंदाज ना करें। यह एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड आपसे आपकी निवेश राशि का एक छोटा हिस्सा लेता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड बेहतर होते हैं क्योंकि अधिक फीस आपके रिटर्न को कम कर सकती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को एक ही फंड में ना डालें बल्कि अलग अलग फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। इससे बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपको जोखिम कम रहेगा और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स लायबिलिटी, कुछ म्यूचुअल फंड में जैसे कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपको टैक्स लाभ देती है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि फंड से प्राप्त रिटर्न पर टैक्स लग रहा है या नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय पहले टैक्स के सभी पहलुओं को समझें। बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स बाजार की स्थिति के अनुसार बढ़ते और घटते रहते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और उसके अनुसार निवेश का निर्णय लेना जरूरी है। अगर आप बाजार की अस्थिरता से बचना चाहते हैं तो डेब्ट फंड का विकल्प चुन सकते हैं। फंड की स्थिरता और रेटिंग,
म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय उसकी स्थिरता और एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को जरूर देखें। उच्च रिटर्न वाले फंड को चुनना बेहतर होता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप बेहतर म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से मैंने बताया है। आप वहां से जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा गवर्नमेंट स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और 14 से 15% तक का रिटर्न चाहते हैं तो मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।